राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोनभद्र के सेवा कुंज आश्रम के नए स्कूल भवन और हॉस्टल का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति ने कहा, स्कूल शिक्षा जगत का मंदिर है, जिससे निकलने वाले छात्र बनेंगे समाज का गौरव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति का करेंगे शुभारंभ। बैठक में मिशन 2022 के मद्देनजर सदस्यों के समक्ष रखकर बनाई जाएगी विस्तृत रणनीति। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार की रफ्तार हो रही है तेज। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा दी है पूरी ताकत। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना संक्रमण के 178 मामले। कोविड टीकाकरण अभियान प्रदेश भर में जारी। अगले सप्ताह से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेंगे सोमवार से शनिवार तक टीके। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने दौरे के दूसरे दिन कल अपने परिवार के साथ मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोनभद्र के सेवा कुंज आश्रम में वनवासी समागम में शामिल हुए। साथ ही सेवा कुंज आश्रम के नए स्कूल भवन और हॉस्टल का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल ही मात्र नहीं है, ये शिक्षा जगत का मंदिर है, जिससे निकलने वाले बच्चे हमारे समाज का गौरव बनेंगे। वो एक शिक्षा आज जो यहाँ इस सेवा कुंज में हम प्रकल्प देख रहे हैं, ये सही मायने में शिक्षा जगत के मंदिर है। मंदिर में हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से अपनी और सारे समाज की, परिवार की भलाई के लिए। लेकिन ये जो यहाँ से मंदिर से बच्चे हमारे पढ़ कर के निकलेंगे, वो न केवल हमारे समाज का गौरव बनेंगे, बल्कि देश का नाम रोशन करेंगे। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज राजधानी लखनऊ में होगी। इसका उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बैठक का समापन शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। कार्य समिति की बैठक में मिशन 2022 के मद्देनजर सदस्यों के समक्ष रखकर विस्तृत रणनीति बनाई जाएगी, ताकि पंचायत चुनाव के साथ ही सभी चुनौतियों के बीच मिशन 2022 में भी पार्टी फिर से सत्ता में आ सके। इससे पूर्व रविवार को भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ इकाई ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पूर्व लखनऊ स्थित अमर शहीदों और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर और उनके आसपास स्वच्छता अभियान चलाया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए। प्रदेश सरकार में कानून मंत्री बृजेश पाठक, महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह, उत्तर प्रदेश अनुसूचित वित्त विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल और लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया ने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद है युवाओं में इन महापुरुषों और उनके विचारों के प्रति श्रद्धा भाव विकसित हो। इस मौके पर बृजेश पाठक ने महापुरुषों के विचारों पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है कि लखनऊ में जो भी महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं, जितनी भी लगी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी से पूर्व सभी प्रतिमाओं की सफाई करा करके उनका माल्यार्पण, पुष्पांजलि करेंगे और उनके बताए हुए कार्यों को हम याद करेंगे। हमें उनसे प्रेरणा मिलेगी। और प्रदेश नेतृत्व ने यह भी तय किया है कि महापुरुषों के बारे में हम लोग आपस में चर्चा भी करेंगे। और कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए जो 4 वर्ष में हमारी सरकार ने कार्य किए हैं, उन पर चर्चा होगी। आने वाले 1 वर्ष में क्या क्या करना है, इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोग जितने भी महापुरुषों की स्मृति में जो उनके स्मारक बने हैं हर चौराहे पर, वहाँ पर हम लोगों ने कोशिश किया कि एक उनको भावभीनी हम श्रद्धांजलि दें, उनको स्मरण करें, ताकि इस देश का जो भविष्य है, जो युवा वर्ग है, इसको एक उदाहरण के तौर पर लेके किस तरीके से हमारे देश के महापुरुषों ने इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को आज़ाद करने में उनका क्या योगदान रहा, उन चीज़ों को हम याद करें। और कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से हमारे घर परिवार, हमारे समाज के बच्चे भी इन चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो जिस भी समुदाय से संबंधित हों, चाहे वो जिस भी मतावलंबी हों, सबका सम्मान किया जाए, सबकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महर्षि वाल्मीकि,
स्वपच सुदर्शन, राणा प्रताप, उदा देवी, सबकी प्रतिमाओं, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी सबको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनका नमन और वंदन कर रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, चुनाव प्रचार की रफ्तार तेजी पकड़ रही है। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज असम और पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वे आज पश्चिम बंगाल के झारग्राम और रानीबन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा असम के गुवाहाटी में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज असम में चुनाव प्रचार करेंगे। विधानसभा चुनाव वैसे तो 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की तीखी राजनीतिक लड़ाई ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन दक्षिण राज्यों में भी चुनावी हलचलों की कोई कमी नहीं है। भाजपा ने केरल में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, तो वहीं तमिलनाडु विधानसभा की कुल 20 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी ओर केरल कांग्रेस के लिए 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 4 राज्यों के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। पार्टी ने केरल विधानसभा की कुल 140 सीटों में से 115 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। उसके लिए उसने पहली लिस्ट में 112 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें देश में मेट्रो मैन के नाम से मशहूर श्रीधरन को पलक्कड़ से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस पंजारीपल्ली निर्वाचन सीट से, तो मलयालम एक्टर सुरेश गोपी त्रिशूर से चुनाव लड़ेंगे। इन केरला द भारतीय जनता पार्टी वी हैव अलायंस विद 4 पार्टीज। बीजेपी विल बी कंटेस्टिंग इन 115 सीट। वहीं तमिलनाडु विधानसभा की कुल 20 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। उसकी लिस्ट भी भाजपा ने जारी की। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान होने हैं। पार्टी ने रविवार को तीसरे चरण के लिए 27 और चौथे चरण के लिए 36 यानी कुल 63 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से, चंचुरा विधानसभा सीट से सांसद लॉकेट चटर्जी को और तारकेश्वर की सीट से स्वप्न दास गुप्ता को मैदान में उतारा है। असम के लिए भी भाजपा ने तीसरे व अंतिम चरण के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की। वहीं असम में चुनावी प्रचार भी पूरी रफ्तार में है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोरहाट में, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिनसुकिया और शिवसागर में जनसभा की। दोनों ही नेताओं ने सरकार के विकास कार्यों का खाका जनता के सामने रखा। अमित शाह ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विकास के लिए समर्पित सरकार की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य को घुसपैठ और आतंकवाद मुक्त बनाया है, जबकि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही, मगर उनके कंधे पर बदरुद्दीन अजमल बैठे हैं। मुझे बताइए भाइयों, बदरुद्दीन अजमल जहां हो वहां घुसपैठ रुक सकती है क्या? जोर से बोलो, रुक सकती है क्या? मित्रों, कांग्रेस पार्टी को आपका दिया हुआ एक वोट बदरुद्दीन अजमल को मिले और बदरुद्दीन अजमल को मिला हुआ एक वोट आसाम को घुसपैठियों से भर देगा। आपको तय करना है कि कौन सी पार्टी चाहिए, घुसपैठ कराने वाली पार्टी चाहिए या घुसपैठियों को उखाड़ कर बाहर फेंकने वाली पार्टी। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। हम जाति, पंथ, धर्म, मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की पॉलिटिक्स हम करते हैं। दक्षिण भारत में चुनावी राज्यों में भी प्रचार रफ्तार ले चुका है। पुडुचेरी में चुनाव आयोग ने तैयारियों को लेकर बैठक भी की। राज्य में भाजपा के लिए एक बड़ी खबर तब आई जब प्रदेश में विधानसभा में 4 बार के विधायक रह चुके द्रमुक नेता पी कन्नन ने पार्टी का दामन थाम लिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आपसी खिंचातान में फंसी हुई है। पुडुचेरी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप डीएमके का झंडा भी उठाया। वहीं कांग्रेस ने केरल के लिए 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री उमान चांडी अपने गृह क्षेत्र पुथुपल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे और निमोम से के मुरलीधरन को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है।
सूची आने के बाद भी महिला कांग्रेस प्रमुख लतिका सुभाष ने टिकट न मिलने पर सिर मुंडवाकर तिरुवनंतपुरम में पार्टी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। All the 86 candidates announced by International Congress, they are all very, very important so far as party is concerned. केरल की गुत्थी तो कांग्रेस के लिए काफी हद तक सुलझ गई, लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पार्टी के खिलाफ रोष जारी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा में द्रमुक विधायक बी सरवना शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार में घायल होने के बाद राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने कल एक्शन लेते हुए सीएम ममता बनर्जी के सिक्योरिटी डायरेक्टर को पद से हटा दिया। इसके अलावा पूर्वी मिदनापुर के डीएम और एसपी पर एक्शन लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सूत्र बताते हैं कि चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए हमले को साजिश नहीं बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने ममता बनर्जी को खड़गपुर में चुनौती दी। उन्होंने एक रोड शो में हिस्सा लिया जिसमें भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। व्हील चेयर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोड शो के दौरान नजर आई। चुनाव के समय जनता के बीच पैठ बनाने के प्रयास में जुटी तृणमूल कांग्रेस के लिए इससे बेहतर दाव नहीं हो सकता। ममता दीदी ने भी लगे हाथों कह डाला कि वो व्हील चेयर पर टूटे पैर के साथ प्रचार करेंगी। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं व्हील चेयर पर टूटे पैर के साथ प्रचार करूंगी। खेला होबे, एक घायल बाघ सबसे खतरनाक जानवर है। चोट के मामले में एक और चुनाव आयोग ने रविवार को कार्रवाई करते हुए ममता बनर्जी के सिक्योरिटी डायरेक्टर विवेक सहाय समेत पूर्वी मेदिनीपुर के डीएम विभू गोयल का ट्रांसफर और एसपी प्रवीण प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने आयोग से बनर्जी को लगी चोट के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के लिए पत्र लिखा है। हालांकि भाजपा ने ममता बनर्जी के प्रकरण को सेल्फ गोल बताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वे सहानुभूति का पुराना फॉर्मूला अपना रही हैं। वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक्सपायर फार्मूले और एक्सपोज सेल्फ गोल में लगी हुई है। अब जब एक्सपायर फार्मूले और एक्सपोज सेल्फ गोल होंगे तो सच्चाई सामने आएगी। लोगों के पता लगेगा कि पैर जो है जमीन पे फिसला है या जमीन से पैर फिसल गई है या पैर से जमीन फिसल गई है। तो अगर पैर से जमीन फिसल जाती है तो इसी तरह के चूचू चूचू टिक चिक 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 चूचू का मुरब्बा जैसे मुद्दे दिखाई पड़ते हैं। चुनाव आयोग ने जो स्पेशल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट मंगाई उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये कोई सुनियोजित ढंग से प्रायोजित कोई हमला नहीं था, बल्कि एक घटना है, दुर्घटना है जिसकी वजह से उनको चोट लगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कभी उन्हीं के सहयोगी रहे शुवेंदु अधिकारी मैदान में हैं। नंदीग्राम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। इस जंग में छोटे देशों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जहां सिर्फ संसाधनों की बात नहीं है बल्कि बात संसाधनों के बंटवारे की भी है। भारत की वैक्सीन मैत्री ऐसे देशों के लिए आशा की किरण बनकर सामने आई है। 71 देशों में पहुंचकर भारत की वैक्सीन ने कईयों को भारत का मुरीद बना लिया है, जिसमें अब कई महान क्रिकेटर भी शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने में भारत निर्मित वैक्सीन दुनिया के लिए उम्मीद बन रही है। भारत ने 20 जनवरी को सबसे पहले भूटान और मालदीव को वैक्सीन भेजी थी और सफर तेजी के साथ बढ़ रहा है। वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान विवियन रिचर्ड, जिमी एडम, रामनरेश श्रवण, रिची रिचर्डसन ने भारत को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की भी सराहना की। that India would have made to our country, which is the vaccine. We thank you so much on behalf of the Antiguan and Barbudan people. We look forward also that in the future, continued relationship
thank you very much, Prime Minister Modi, and to thank the High Commissioner to our region. We also thank all the people of India for such a kind gesture. Thank you very much. I just want to use this opportunity to say thank you to the government of India for the support that they're giving to people all across the region in donating vaccines. I know that my own home country of Jamaica is benefiting from this initiative, as also is Antigua, where I'm currently working with Cricket West Indies. We're all deeply grateful to the government of India, and on behalf of the people in the Caribbean, I'd like to tell them thank you very much for this great initiative. I would like to take this opportunity to thank Prime Minister Modi for providing the COVID-19 vaccine for us here in Ghana. We really appreciate your kindness, sir. Thank you so much. On behalf of the government and the people of Antigua and Barbuda, I would like to thank the Prime Minister of India, Prime Minister Modi, for his kind generosity in offering us 40,000 Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine. We are extremely grateful to you and your country, sir. Thank you very, very much. भारत की वैक्सीन दुनिया में अब तक 71 देशों तक पहुंच चुकी है। 8.12 मिलियन खुराक भारत से बतौर मैत्री सप्लाई की गई है। 33.97 खुराक व्यावसायिक रूप से सप्लाई की गई, तो वहीं 16.55 मिलियन खुराक कोवैक्स अभियान के तहत भेजी गई। यानी भारत ने कुल अब तक 58.64 मिलियन खुराक दुनिया को भेजी है। यानी महामारी से लड़ने के लिए भारत दुनिया को पूरी तरह से मदद पहुंचा रहा है। क्वाड देशों ने भी एक बड़ी पहल करते हुए भारत में वैक्सीन निर्माण और आपूर्ति की क्षमता बढ़ाने के मकसद से सहयोग देने की बात कही। अमेरिका इसमें तकनीकी मदद, जापान वित्तीय मदद और ऑस्ट्रेलिया आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए मदद करेगा। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लोक भवन में प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 96,162 सैंपल की जांच की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 178 मामले सामने आए। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालयों में सोमवार से शनिवार तक टीकाकरण किया जा रहा है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सोमवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह से सभी मेडिकल कॉलेज, सभी जिला चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सोमवार से शनिवार तक वैक्सीनेशन किया जाएगा। पहले टीकाकरण का कार्य जिला अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज में सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक हुआ करता था। बाकी के जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनमें यह कार्य 3 दिवस में होता था, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार। अगले सप्ताह से इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। अगले सप्ताह से अब सभी जिला अस्पताल, सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सप्ताह में 6 दिन टीकाकरण का कार्य करेंगे। सोमवार से लेकर शनिवार तक आप किसी भी जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जो हमारे और बड़े अस्पताल होते हैं, मंडलीय अस्पताल या जो संयुक्त चिकित्सालय होते हैं या राजकीय मेडिकल कॉलेज, इनमें आप अपना पंजीकरण करवा कर वहां जा सकते हैं। और अगर किसी कारण से आप पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करिए। आपका पंजीकरण वहीं पर अस्पताल में ही मौके पर कर दिया जाएगा। और इसीलिए अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर पर होते हैं, उनमें 6 दिन टीकाकरण की सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया है। वनवासी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा मुफ्त मिलेगी और इस दौरान उनके रहने और खाने पीने की सुविधा सरकार की ओर से निःशुल्क की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सोनभद्र में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज सरकार खोलने जा रही है और जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पेयजल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 13,613 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। यातायात को सुगम और सुदृढ़ बनाए जाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमित रूप से महत्वपूर्ण मार्गों का राज्य योजना, राज्य सड़क निधि, केंद्रीय मार्ग निधि, विश्व बैंक परियोजना, एशियन विकास बैंक परियोजना आदि योजनाओं में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मार्ग निधि अंतर्गत रुपए 3,035 करोड़ की लागत से 1,117 प्रमुख जिला मार्गों की 1,828 किलोमीटर लंबाई का 2 लेन में चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष 108 कार्यों को 100% पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा ने पिछले दिनों भारत के लाखों छात्रों को प्रेरित किया है। इसी तरह इस वर्ष भी प्रधानमंत्री मोदी 10वीं और 12वीं के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर बातचीत करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्रों और अध्यापकों में खूब उत्साह है। वह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस में प्रधानमंत्री जी ने हमको जो सारी बातें बताई थी वह हमारे फ्यूचर और एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद थी और उससे हमारी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस गया था हमारा। एग्जाम्स के दिनों में हमको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अच्छे से नींद लेनी चाहिए और साथ ही साथ में हमको रिविज़न करते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस था। दिल्ली जाने का मौका मिला, वो भी पीएम ने बुलाया था, तो एक बेस्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का। हमको काफ़ी सीखने को मिला जो सर ने सिखाया, नरेंद्र मोदी सर ने। उनने जो लाइफ की प्रैक्टिकली चीज़ें बताई हैं वो बेस्ट सीखती मेरे हिसाब से। मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। प्रधानमंत्री ने कई सारे छात्रों के परीक्षा संबंधी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरलता विनम्रता से दिए। उन्होंने हमें बताया कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, हमें उसको ज़्यादा लेकर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट तो है, बट बोर्ड एग्ज़ाम्स कभी भी हमारे पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करते। मैं 2020 में परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुई थी, जिसका कार्यक्रम दिल्ली में हुआ और उसका अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा और नया था। छात्र जीवन में ऐसा अनुभव मिलना बहुत अच्छी बात है और मेरे दोस्तों के लिए यही संदेश है कि इस तरह की जितनी भी प्रतियोगिताएं हों उसमें हिस्सा लेना चाहिए, जिससे अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है। और प्रधानमंत्री जी ने भी सभी बच्चों के सवालों के बहुत अच्छे से उत्तर दिए थे, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिली। सरकार की ओर से बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरुद्ध आज और मंगलवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तत्वाधान में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान किसी प्रकार का काम नहीं होगा। आम ग्राहकों को 2 दिन एटीएम के भरोसे रहना होगा। प्रदेश में मौसम में एक बार फिर बदलाव होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 18 और 19 मार्च को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे तापमान में गिरावट के आसार हैं। इस वक्त सीधे हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता जुड़ चुके हैं और उनसे आने वाले दिनों में मौसम के बदलाव के बारे में जानकारी लेते हैं। जेपी गुप्ता, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मौसम बार बार करवट बदल रहा है, कभी अचानक से गर्मी पड़ती है और कभी मौसम फिर करवट बदलता है और संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि आने वाले 19 मार्च को मौसम में बदलाव होगा, तो क्या आप कुछ कारणों से हमें अवगत करा सकते हैं कि किन कारणों से ये परिवर्तन होगा? जी, आपने देखा कि अभी पहले 12 मार्च को जो है तो गरज चमक के साथ में कुछ जगह पे बरसात हुई थी और इसके पहले 12 तारीख और उसके 2 दिन पहले भी पहाड़ी क्षेत्र में बरसात हुई थी, तो वो बर्फबारी भी हुई थी। तो अभी उस समय वहाँ से जो है उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो जो अभी इस समय सुबह और शाम का तापमान कम है, हवाएं ठंडी है, तो जो न्यूनतम तापमान है वो इस समय समान के करीब है। हालांकि जो अधिकतम तापमान है वो अगले 2-3 दिनों में बढ़ेगा। लेकिन अगर हम मौसम के बारे में अभी आगे बात करें तो 15 और 16 यानी आज और कल जो है पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, मौसम तापमान भी समान रहेगा। लेकिन 17 तारीख को भी मौसम लगभग समान रहेगा। केवल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका है जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वहाँ पे कुछ बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी 18 तारीख को प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात होने की संभावना है। खास करके जो उत्तरी इलाका है, उत्तरी पश्चिमी और
उत्तरी पूर्वी इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे हो सकती है। और बाकी 19-20 में भी जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, लेकिन बादलों की आवाजाही और कुछ जगह पे बूंदाबांदी होगी। इसके बाद मौसम समान हो जाएगा और फिर एक पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना है, जिसकी वजह से इसके बाद भी मौसम में बदलाव आएगा। और ये जो अभी बदलाव होगा वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होगा। जी जेपी गुप्ता जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ में रविवार को खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दिग्गज महिला बल्लेबाज मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7,000 रन पूरे करने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं। भारतीय कप्तान मिताली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने कुल 213वें मैच में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। बीसीसीआई ने मिताली की उपलब्धि पर ट्वीट में कहा कि मैग्निफिसेंट मिताली। 38 साल की मिताली ने इससे पहले शुक्रवार को ही एक और कीर्तिमान अपने नाम किया था। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 10,000 अंक पूरा करने वाली पहली भारतीय और दूसरी महिला बल्लेबाज बनी थी। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। भारत की जीत में ईशान किशन और कैप्टन विराट कोहली ने अहम भूमिका निभाई। इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया। भारत के सामने 165 रन का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 17.5 ओवर में 3 विकेट खोकर 166 रन बनाकर हासिल किया। 5 मैच की सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है। दूसरे T20 में बदलाव और नए चेहरे के साथ उतरी टीम इंडिया का टॉस ने साथ दिया। बल्लेबाजों पर भरोसा रखते हुए टीम ने लक्ष्य का पीछा करना बेहतर समझा और पहले इंग्लैंड को बल्लेबाजी का न्योता दिया। पहले मैच की तरह इंग्लैंड को धुआंधार शुरुआत नहीं मिल पाई और अक्रॉस द स्टंप खेलने के चक्कर में जोस बटलर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर LBW हो गए। हालांकि इसके बाद दूसरे विकेट के लिए डेविड मलान और जेसन रॉय के बीच 50 गेंदों पर 63 रन की साझेदारी सामने आई। खतरनाक दिख रही ये जोड़ी डेविड मलान की विकेट के साथ टूट गई। युजवेंद्र चहल ने मलान को 24 पर चलता किया। जेसन रॉय अर्धशतक के बेहद करीब आकर 46 पर वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर भुवनेश्वर कुमार द्वारा डीप स्क्वायर लेग पर लपक लिए गए। जॉनी बेस्टो भी वॉशिंगटन सुंदर की ही गेंद पर 20 पर आउट हुए। इंग्लैंड की पारी में लंबी साझेदारी तो देखने को नहीं मिली, लेकिन इयान मॉर्गन और बेन स्टोक्स ने तेजी के साथ 28 और 24 रन बनाए। इन दोनों का विकेट शार्दुल ठाकुर ने निकाला। इंग्लिश टीम ने 6 विकेट पर 164 रन का स्कोर किया। 165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने खाता भी नहीं खोला था कि केएल राहुल सैम करन का शिकार बने। लेकिन इसके बाद कप्तान कोहली एंट्री लेते ही रन मशीन बन गए और ईशान किशन के साथ तेजी से रन बनाए। इस मैच से अपना T20 डेब्यू कर रहे ईशान किशन ने भी अच्छे हाथ दिखाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोनभद्र के सेवा कुंज आश्रम के नए स्कूल भवन और हॉस्टल का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति ने कहा, स्कूल शिक्षा जगत का मंदिर है, जिससे निकलने वाले छात्र बनेंगे समाज का गौरव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति का करेंगे शुभारंभ। बैठक में मिशन 2022 के मद्देनजर सदस्यों के समक्ष रखकर बनाई जाएगी विस्तृत रणनीति। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार की रफ्तार हो रही है तेज। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा दी है पूरी ताकत। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना संक्रमण के 178 मामले। कोविड टीकाकरण अभियान प्रदेश में जारी। अगले सप्ताह से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेंगे सोमवार से शनिवार तक। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।